से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में जो सत्ता के गलियारों की हलचल, कानाफूसी और तमाम चटपटी खबरों पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। सरकार ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलिए, लेकिन अफसरों ने शायद सुन लिया कि आपदा को भ्रष्टाचार में बदलिए। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का एक ऐसा पहला मामला सामने आया है जो गांव-गांव में अब चर्चा का विषय बना है। ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, पीपीई किट, इसको खरीदने में उत्तर प्रदेश के 58,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। सरकार के लिए घोटाला मुसीबत बना हुआ है। अफसरों ने सरकार की नाक कटा दी है। डीपीआरओ, डीएम, सीएमओ और जो सीएससी, पीएससी प्रभारी सब इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। और सबसे पहले मामला तब खुला जब सुल्तानपुर के विधायक ने अपने जिला अधिकारी के कारनामे का खुलासा किया और उसके बाद से फिर ऐसा बवंडर उठा कि पिछले 10 दिनों से थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुल्तानपुर की डीएम इस पूरे मामले में लिपटी, फिर गाजीपुर का नंबर आया, फिर बाराबंकी, फिर बिजनौर, फिर सहारनपुर में तो डीपीआरओ ने जिस संस्था से खरीद की है, किसान इंटर कॉलेज ननौता से, ननौता में ना तो उस नाम का इंटर कॉलेज है, ना कोई दुकान है, ना कोई फर्म है। 2 का माल 20 रुपये में खरीदा गया। जनता के धन की करोड़ों करोड़ रुपए की लूट हो गई। सरकार जीरो टॉलरेंस पर तमाम दावे करती रही और अफसर नीचे से जमीन खिसका चुके थे। बीजेपी के तमाम विधायक और नेताओं ने अपने ही सरकार के घोटालों की पोल खोल कर रख दी है। संजय सिंह रोज सरकार के खिलाफ इन घोटालों के कागज लहराते हैं। सियासत में बीजेपी की सरकार 3.5 साल में ऐसा पहली बार है जब बुरी तरह से घिरी है, और वो भी भ्रष्टाचार जिसके नाम पर वो कसम खाकर सत्ता में आई थी। तो कुल मिलाकर ये है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अब जांच एसआईटी की शुरू हो गई है। सरकार ने साख बचाने के लिए सख्त अफसर रेणुका कुमार को इसका एसआईटी का अध्यक्ष बनाया है। उनके साथ अमित गुप्ता और विकास गोठलवाल भी लगाए गए हैं। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो इस पूरे मामले में हाई कोर्ट के सिटिंग जज से मांग कर रहे हैं। कुछ लोग सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। 10 दिन में 75 जिलों की जांच ये एसआईटी कितना कर पाएगी, अपने आप में बड़ा आश्चर्य का विषय है। लेकिन 2800 का सामान कहीं 12,000, कहीं 15,000, कहीं 20,000 इस तरह से खरीदा गया, बांदा से लेके और तमाम जिलों में। ये घोटाला अब जनता की जुबान पर है, चर्चा का विषय बना हुआ है। ऑक्सीजन लेवल चेक करने के नाम पर अफसरों ने जो अपनी ऑक्सीजन बढ़ा ली, कई साल की व्यवस्था कर ली, अब इसकी पाइपलाइन काटनी होगी क्योंकि ये भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। कुछ जिलों के डीएम पर गाज गिरी है, जिसमें सुल्तानपुर की जिला अधिकारी सी इंदुमती सबसे प्रमुख हैं। इसके अलावा गाजीपुर के डीएम ओपी आर्या और कई सारे डीएम पर कार्रवाई अभी होने वाली है। लेकिन इस मामले में अगर एफआईआर हो, एक विस्तृत जांच हो, तो शायद इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार है या जो पोल खुली है घोटाले की, ये सबके सामने आ पाए। लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार इसको अंजाम तक पहुंचाती है या खाली ऐसे एसआईटी के बाद कुछ लोगों पर कार्रवाई करके शांत हो जाती है। कोरोना काल में कहा गया भाई शरीर की इम्यूनिटी मजबूत रखिए, कोरोना आपका बिगाड़ नहीं पाएगा कुछ। तो कानपुर देहात के जो नए डीएम है दिनेश चंद्र, वो काफ़ी इस मामले में योगासन के बहुत अच्छे जानकार हैं और योग और शीर्षासन खास तौर से उनका काफ़ी चर्चित हो रहा है। डीएम साहब ऑफिस में, घर में, जहाँ भी मौका पाते हैं वो बढ़िया योगाभ्यास करते हैं। उनका योगाभ्यास शीर्षासन चर्चा में बना हुआ है और डीएम साहब जब योगासन करते हैं तो उस समय उनके मातहत उनके इन कर्तव्यों को देखकर ताली बजाते हैं। दिनेश चंद अभी हाल ही में कानपुर देहात के डीएम बने हैं। हालांकि शीर्षासन सत्ता के सामने करने में भी उन्होंने कई बार नाम कमाया है,
और वहाँ पर वो 90 डिग्री से भी ज़्यादा झुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो उनका शीर्षासन है ये निश्चित ही शरीर के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, और उस कानपुर देहात की जनता और प्रदेश के लोग भी इसको सीखें तो और बेहतर होगा। दिनेश चंद्र का डीएम के रूप में ये पहला जिला है। सरकार ने जब जब योग दिवस पर बड़ा आयोजन किया तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में रहे, कहीं नगर आयुक्त रहे गाज़ियाबाद में, तो कहीं और पदों पर रहे, और उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और वहाँ भी उन्होंने अपने योगासन से सबको हतप्रभ किया था। और कहते हैं कि शायद जवान बने का राज भी है योग से शरीर रहे निरोग। तो अच्छा है, जब भी मौका मिले ऑफिस में काम करने के दौरान मिले, करना चाहिए। और इम्यूनिटी बढ़ने के साथ साथ योग शरीर की तमाम बीमारियों को दूर भगाता है। कोरोना काल में इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। जिला अधिकारी कोविड सेंटर में लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, काम करते हैं, और साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं, योग के लिए भी समय निकालते हैं। निश्चित ही ये बढ़िया टाइम मैनेजमेंट है, और उम्मीद ये की जाए कि वो जिले को भी इसी टाइम मैनेजमेंट से बेहतर ढंग से चलाएंगे। शास्त्रों में तीर्थराज प्रयाग को बहुत महत्व माना गया है। कुंभ स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन प्रयागराज के एसएसपी की कुर्सी पर यह बात लागू नहीं होती। पिछले 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि प्रयागराज में एसएसपी की जो कुर्सी है वो शायद अभिशप्त हो गई है, और जो यहाँ जाता है वो बड़ा बेआबरू होकर लौटता है। ऐसा इसलिए है कि कुछ तो नाम कमाते हैं, अब कैसे कमाते हैं वो पता है, और कुछ के साथ दुर्घटना ऐसी हो जाती है। सबसे पहले अतुल शर्मा का नाम आता है, जिनको योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया था प्रयागराज में। उनकी जांच चली, 5 महीने बाद वो बहाल हो पाए। उसके बाद सत्यात अनिरुद्ध पंकज पहुंचे। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में भी वो काफ़ी चर्चा में आए, और बाद में सरकार ने उनको वहां से हटा दिया। फिर उसके बाद नंबर आया पीलीभीत में ताली थाली बजाकर सरकार की नज़रों में चढ़े तमिलनाडु से आए अभिषेक दीक्षित का। अब वो भी निलंबित हो गए भ्रष्टाचार के मामले में। दीक्षित जी कोई मामूली अफसर नहीं है, तमिलनाडु कैडर के हैं, प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश आए हैं, आदत से मजबूर है और बिना माल के रह नहीं पाते हैं। 2012 में भी इनके घर पे एक बार आयकर का छापा पड़ा था, तब वहाँ पर कई किलो सोना बरामद हुआ था। 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों ने 5 बजे थाली ताली बजाकर सरकार का विरोध करने का आह्वान किया था। प्रयागराज चूँकि शिक्षा का भी बहुत बड़ा केंद्र है, युवाओं का कहा जाए वहाँ पर बहुत बड़ा संगम है, और बहुत बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। और 5 बजे जो उन्होंने ताली थाली बजाई, उससे कप्तान साहब की कुर्सी के सारे पावे टूट गए और वो चित होकर धड़ाम हो गए। इसी में अभिषेक दीक्षित को बताया जा रहा है कि सरकार नाराज हुई और उसने निलंबित कर दिया। लेकिन अभिषेक दीक्षित ने कम समय में तेज माल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और उनके बारे में जो जानते हैं वो खूब जानते हैं। जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करती है, वो इतने महाबेईमान अफसरों को जिले में कैसे पोस्टिंग देती है, और कौन लोग इनकी सिफारिश करते हैं। भाजपा सरकार का दावा और करनी दोनों में अंतर है, क्योंकि अगर कोई अफसर भ्रष्टाचारी है तो उसे जानबूझकर बड़ा जिला क्यों दिया जाता है। कहाँ इंटेलिजेंस है, क्यों नहीं अपने अफसरों के भ्रष्टाचार की जानकारी सरकार को हो पाती है, और क्यों बार बार उनको नए जिले दिए जाते हैं। 3 साल से ये प्रयोग जारी है, और बाद में पीठ ये थपथपाई जाती है कि जब मामला पकड़ में आया तब निलंबित कर दिया गया। लेकिन जनता की नज़रों से कोई चीज़ छुपती नहीं है, और उत्तर प्रदेश की जनता भी ये जानती है कि उनके ज़िले में डीएम एसपी ईमानदार हैं या बेईमान। भाई आदमी का अपहरण हो जाए तो समझ में आता है, पुलिस भागे दौड़े और तमाम लोग उसमें सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन लखनऊ में एक कुत्ते का अपहरण हो गया,
और उसको लेके इतना बवाल मचा कि पुलिस की नाक में दम हो गया। मामला ठाकुरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पिटबुल प्रजाति के एक कुत्ते को किडनैप कर लिया गया और बदमाश उसको बुलेरो गाड़ी में उठाकर ले भागे। बुलेरो गाड़ी का नंबर लोगों ने देख लिया और थाने में रिपोर्ट हुई। वो बुलेरो गाड़ी इलाहाबाद की निकली और कुत्ता भी इलाहाबाद पहुंच गया। मामला प्रशांत अवस्थी हैं, एक प्रॉपर्टी डीलर हैं। उनके घर में कुत्ता था डैनी नाम का, उसका अपहरण का है ये और इसका मुकदमा लिखवाया गया। लेकिन जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा, पहुंची वहां तक, तो राज खुला कि इलाहाबाद का जो राहुल है वो लखनऊ में रहता है और लॉकडाउन में उसका कहना है कि उसने अपना कुत्ता अवस्थी जी को रखने के लिए 3-4 महीने के लिए दिया था। बाद में अवस्थी जी के बच्चे और उनका परिवार उस कुत्ते को छोड़ने को वापस करने को तैयार नहीं हो रहे थे, तो ऐसे में वो गाड़ी लेकर आया और कुत्ता उठा ले गया। अब इधर अवस्थी जी ने थाने में मुकदमा लिखवा दिया। अब पुलिस दोनों पक्षों को बुला रही, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो इस क्राइसिस के दौर में, कोरोना के काल में, लोगों को अपनी जान के लाले है। यहाँ कुत्ता के लिए लड़ाई चल रही है। लोगों के पास अपने खाने के नहीं है, यहाँ कुत्ता बहुत शौक से पालेंगे। गाड़ी घोड़ा से लेके हर तरह से उठा ले जाएंगे, चाहे इतना खर्चा हो जाए, लेकिन मूछ की लड़ाई में कहीं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। अब प्रशांत अवस्थी सही हैं कि राहुल सही हैं? अब ये लखनऊ पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है। कुत्ते का असली मालिक कौन है? और जिस तरह से कुत्ते का अपहरण हुआ और जो हंगामा हुआ, अब ये भी पुलिस इस पर भी कार्रवाई की मन बना रही है। तो ये जो प्रदेश है विचित्रताओं से भरा हुआ है और एक से एक किस्से आपको यहाँ सामने आएंगे। जो पुलिस मर्डर पर, आदमी के अपहरण पर जल्दी सक्रिय नहीं होती, उसको कुत्ता खोजने के लिए रात दिन एक करना पड़ा। इस विचित्र लीला को आप देखिए कि एक नहीं हजारों चुनौतियां पुलिस के सामने हैं। कहीं पति पत्नी की झगड़ा है, कहीं कुत्ता का अपहरण हो जा रहा है, कहीं नाली नापदान का बवाल है, और कहीं लॉ एंड ऑर्डर है। थानेदार के सामने एक काम हो तो सुलटावे। तो यही वजह है कि पुलिस को न कोई छुट्टी मिल पाती है, न पुलिस को कोई दिन राहत होती है। 24/7 काम करना है। और चोर, बदमाश और गंजेड़ी नशेड़ी ये अलग परेशान किए हैं। कोरोना काल में जो अफसर जिलों में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, उनके सामने भी कई चुनौतियां हैं। लेकिन मुरादाबाद के एक डीपीआरओ ने इस चुनौती को अपनी एक अवसर में बदल दिया है। डीपीआरओ साहब गाज़ियाबाद में रहते हैं। उन्होंने पत्नी और बच्चे को मैसेज किया कि भाई हमको कुछ कोरोना का लक्षण है और हम अभी घर ना पाएंगे 15-20 दिन। लेकिन डीपीआरओ साहब किसी महिला से कुछ कनेक्शन था उनका, वो वहीं गाज़ियाबाद में एक दूसरे अपने फ्लैट में उसके साथ अपना मौज मस्ती कर रहे थे। पत्नी से रोज़ टेलीफोन पे बात भी होती थी, कैसी तबीयत है और छींक तो नहीं आ रही है, सर्दी तो नहीं है और ऑक्सीजन लेवल कम तो नहीं हो रहा है। और यहाँ रंगीन मिजाजी का लेवल पूरा हाई था, आनंद की कोई सीमा नहीं। और डीपीआरओ राजेश सिंह जो मुरादाबाद के डीपीआरओ हैं, वो ना ड्यूटी पे मुरादाबाद में और ना अपने घर में, वो बीच में एक फ्लैट में एक लड़की के साथ। किसी ने इस बात की चुगली उनकी बीवी से कर दी। अब 28 साल शादी पुरानी है, 2 बच्चे हैं, बेटी है विदेश में पढ़ती है, लड़का है डीपीआरओ साहब को। लेकिन चूंकि उनको अपने से आधी उम्र की लड़की को लेके वो फ्लैट में अपना 10 दिन से मौज मस्ती काट रहे थे। बीवी को भनक लगी, पहुंच गई, पूरा तांडव काटा, बवाल हुआ, मारपीट की नौबत आई। लड़की को खींच के फ्लैट से निकाला गया। मौके पे डीपीआरओ राजेश सिंह गायब थे, उनका ड्राइवर और उनका चपरासी वहां मिला। पत्नी ने सैकड़ों गालियां दी दोनों को, बहुत बेइज्जती की, काफ़ी डांटा डपटा, चिल्लाई। फिर खुद ही उसने
ट्वीट किया प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, और बताया कि आज मैंने अपने पति को रेड हैंडेड पकड़ा है एक महिला के साथ। और उसके बाद फिर घर में जो पंचायत हुई तो डीपीआरओ भी एकदम बेइज्जती उतर आया। शरीर से भी विशाल काय है राजेश सिंह, 1 कुंतल से ज़्यादा वजन होगा, और लड़की उनको एकदम 20, 25, 30 साल की थी। अब बीवी सर पे हाथ अलग रखे, पूरा मोहल्ला इकट्ठा, रिश्तेदार आए, लड़के से अलग झगड़ा, बाप से मार पिटाई की नौबत, गिलास फेंक के मारा। लेकिन कहते साहब जो हर का तो मान जाए पर का ना माने, जो आदी हो गया, बेशरम हो गया, उसकी चाहे जितनी बेइज्जती करो। अब वो सोचता है जब खुल गया तो खुल गया मामला, अब और करो। तो राजेश सिंह उसी रास्ते पर पूरे परिवार को डांट डपट करना, पुलिस बुला देंगे, धमकी देंगे, तमाम सारा। हमारे समाज में पति पत्नी और वो के तमाम ड्रामे सामने आते ही रहते हैं। लेकिन एक 55-60 साल का आदमी एक 25 साल की लड़की पर इस तरह से उसको बंद करके अपने साथ कमरे में रखा है और इस तरह से परिवार को धोखा दे, ये भारतीय समाज में जायज़ नहीं है। और शादी के बाद विवाहेतर संबंधों को कोई मान्यता भी अपने समाज में नहीं है, और जो लोग ऐसा करते हैं निहायत गलत है। हालांकि एक पक्ष ये मानता है कि बहुत बार गलतफहमियां भी हो जाती हैं, लेकिन बीवी अगर रंगे हाथ पकड़ रही है तब उसमें कोई शक की गुंजाइश रह नहीं जाती। उत्तर प्रदेश में थाने बिकते हैं, ये बात महोबा में अब सच साबित हो गई है। हिंदी फिल्मों में हम देखते थे कि डकैत बहुत बार वर्दी पहन कर आते थे और पुलिस के नाम पर लोगों को लूट ले जाते थे, लेकिन महोबा में एसपी मणिलाल पाटीदार ने इसको चरितार्थ कर दिया है। 2014 बैच के आईपीएस अफसर हैं मणिलाल पाटीदार, जो एसपी नहीं एक डाकू की तरह काम करते हैं, वर्दी के पहन कर लूट करने वाले अफसर हैं। और कैरियर के पहले ज़िले में जिस तरह से उन्होंने कारनामे किए हैं वो बड़े बड़े हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। कबरई में एक केसर व्यापारी हैं इंद्रकांत त्रिपाठी। क्रेशर मतलब गिट्टी तोड़ता है वो, और गिट्टी जो प्रदेश में सड़कों में और बिल्डिंगों में इस्तेमाल होती है। चूँकि बुंदेलखंड से ही बालू, गिट्टी, मोरंग ये सब आता है। और महोबा के एसपी त्रिपाठी जी से 5 लाख रुपया केसर चलाने के नाम पर लेते थे हर महीना। लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ काम धंधे ठप हो गए, क्रेशर का काम भी डाउन हो गया, गिट्टी तोड़ने का पैसा देने में त्रिपाठी जी असहाय महसूस करने लगे। थाना अध्यक्ष कबरई लगातार उन पर दबाव डालते थे कि कप्तान साहब से बात करो। अब इंद्रकांत त्रिपाठी कप्तान साहब के पास गए कि साहब पैसा नहीं दे सकते, लेकिन कप्तान साहब नहीं माने, बोले नहीं 5 नहीं अब 6 लाख करो, अब 6 लाख महीना दो। और इस समय वैसे भी पैसा और थाने से कम आ रहा है। बहुत हाथ पैर जोड़े, इंद्रकांत त्रिपाठी गिड़गिड़ाए लेकिन माने नहीं, और कप्तान ने उल्टा धमकाया कि अगर पैसा नहीं दोगे तो इतने मुकदमे लाद दूंगा कि ज़िंदगी खराब हो जाएगी। अगले दिन त्रिपाठी को गोली मार दी गई। गोली पुलिस वालों ने मारी या अपराधियों ने मारी या एसपी साहब ने मरवाई, यह अपने आप में रहस्य है, जांच का विषय है। लेकिन इतना दुस्साहस पुलिस के एक अधिकारी का। योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम सारे दावे रोज करती है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो वो ये आरोप लगाती थी, चाहे मायावती की सरकार रही हो चाहे अखिलेश यादव की, कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं, प्रदेश को लूटे डाल रहे हैं, हमको मौका दीजिए। आज जनता ने मौका दिया तो उन्होंने मणिलाल पाटीदार को मौका दे दिया कि इस नारे पर पानी फेर दो, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार पर, और जाओ खूब खाओ और खूब खिलाओ। मणिलाल पाटीदार युवा अफसर हैं, राजस्थान में पैदा हुए हैं, उत्तर प्रदेश को चारागाह समझकर आए हैं। आज उनके खिलाफ उन्हीं के ज़िले में भ्रष्टाचार का और 307 का मुकदमा लिखा गया है।
क्या मणिलाल पाटीदार को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए? उन 3 थानाध्यक्षों को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए जो जनता के रक्षक के बजाय उनके भक्षक बन गए हैं? उत्तर प्रदेश में अगर ऐसे एसपी और ऐसे थानाध्यक्ष रहेंगे तो योगी सरकार की जो साख है उसको बट्टा हर दिन लगता रहेगा। बीजेपी ने कहा हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, लेकिन उनके जीरो टॉलरेंस कितना असीमित टॉलरेंस में बदल गया है, ये मणिलाल पाटीदार उसके उदाहरण है। भ्रष्टाचार से अधिकारियों की जेबें चमक रही हैं, फूली हुई हैं, जनता करा रही है, मर रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक चिल्लाएं, जनप्रतिनिधि चिल्लाएं, किसी की सुनने के वाला कोई तैयार नहीं है। यूपी में क्या ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है? क्या उत्तर प्रदेश के अधिकारी जनता को हर कीमत पर लूटने को तैयार हैं? पैसा नहीं मिलेगा तो गोली तक मरवा देंगे। क्या ऐसा दिन कभी आएगा, किसी ने यह सोचा था? बहुत सारे सवाल इस सरकार के सामने खड़े हो गए हैं। महोबा के एसपी ने और इस गोली कांड ने जो त्रिपाठी के ऊपर गोली चली है, परिवार जीवन भय की भूख मांग रहा है, उसको जीवन भय है। जीवन बचा लो सरकार। वीडियो जारी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर परिवार वाले, उनको सुरक्षा चाहिए। सरकार ने गंभीरता दिखाई है, लेकिन कोई एक मणिलाल पाटीदार उत्तर प्रदेश में है? ऐसे कितने घूम रहे हैं और कितनों पर सरकार को कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि काजल की कोठरी से अगर बेदाग निकलना है तो अपने चरित्र को मजबूत रखना होगा। जो कह रहे हैं वो करके दिखाना होगा, क्योंकि ये जनता है, ये सब कुछ जानती है। नीचे के लेवल पर हर तरह की चर्चा होती है, सोशल मीडिया से लोगों की पहुंच है। सरकार की कोशिश क्या है और अधिकारी कर क्या रहा है, ये अब हर कोई नीचे तक जान रहा है। और इसका परिणाम जब चुनाव होता है तब टोटलिटी में सामने आता है। तो वक्त रहते बेईमानों और भ्रष्टाचारियों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर कुछ महत्वपूर्ण, रोचक और चटपटी खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।